Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. In a part of series, we are discussing about guidelines on Departmental Promotion Committee, that is DPC. So अभी तक हमने लगभग इसके 6 वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं, आपने देख लिया होगा। इस सेशन में हम प्रोसेसिंग ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी अप टू 6 सेशन डीपीसी कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या गाइडलाइन होते हैं, ये सब इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इस सेशन में हम डीपीसी हो गई, उसके मिनट्स ऑफ द डीपीसी मीटिंग डिपार्टमेंट के पास आ गया। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब उसकी ड्यूटी क्या बनती है। इस सेशन में हम प्रोसेसिंग ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये जो चर्चा जो हम कर रहे हैं एक कंपाइलेशन है डीओपीटी के द्वारा, जिसको इशू किया गया है 27 मार्च 2023 को। आइए शुरू करते हैं। प्रोसेसिंग and implementation of the recommendation of departmental promotion committees, right? ये डीपीसी किस लिए हो रहा है, डिपार्टमेंट को डीपीसी किस लिए कराया जा रहा है? सुटेबिलिटी चेक करने के लिए, टू कंफर्म द सुटेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल ऑफिसर्स सो दैट प्रमोशन ऑर्डर कैन बी इशूड। प्रमोशन ऑर्डर इशू करने से पहले का जो पार्ट होता है उसको डीपीसी होता है। तो डीपीसी हो गया, अब वहां से डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाता है। क्या है जी? प्रोसेसिंग ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी। द रिकमेंडेशन ऑफ द डीपीसी आर एडवाइजरी इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The recommendation of the DPC are advisory in nature and should be duly approved by the appointing authority. अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि डीपीसी जो है वो मैंडेटरी होता है डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर पैरा 12(1) में लिख रहे हैं कि रिकमेंडेशंस ऑफ द डीपीसी आर एडवाइजरी इन नेचर and it should be approved by the appointing authority। जब एक बार रिकमेंडेशन डीपीसी का आ गया और उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया, तब जा करके उसको प्रमोशन ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाता है। जब तक अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। अप्रूव करने का मतलब वन वे नहीं होता है, अप्रूव करने का मतलब डिसअप्रूव करना भी होता है, अप्रूव करने का मतलब मॉडिफिकेशन करना भी होता है, और अप्रूव करने का मतलब दोबारा उसको लौटाना भी होता है। इसलिए इस लाइन को, इस सेंटेंस को हमें कंठस्थ कर लेना है। रिकमेंडेशन ऑफ द डीपीसी आर एडवाइजरी इन नेचर एंड शुड बी duly approved by the appointing authority. Before the recommendations are so approved, the appointing authority shall consult all concerned as indicated below without undue delay. इसके पहले कि डीपीसी का रिकमेंडेशन अप्रूव हो जाए, किसके द्वारा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। फॉलोइंग पॉइंट्स पर ध्यान देना है, दैट टू विदाउट डिले। That means instantly, immediately consultation with UPSC। क्या ध्यान देना है साहब? The recommendation of the DPC, whether it included a member of UPSC or not, should be referred to the commission for approval if क्या कंडीशन है? चाहे यूपीएससी के मेंबर उस डीपीसी के में पार्ट रहे हों या नहीं रहे। Immaterial. Recommendation of the DPC, whether it included a member of UPSC or not, that is immaterial, should be referred to the commission for approval.
should be referred to the commission for approval if क्या है, consultation with commission is mandatory. सो कुछ डीपीसी होंगी जिसमें यूपीएससी का कंसल्टेशन मैंडेटरी होगा। तो जिस किसी भी डीपीसी में यूपीएससी की मैंडेटरी होगी, उनसे कंसल्ट करना, यूपीएससी का कंसल्टेशन मैंडेटरी होगा, वैसे केस में उस रिकमेंडेशन को कंसल्टेशन के लिए यूपीएससी भेजा जाएगा। और क्या है, The member of the commission who presided over the DPC especially desires that the commission should be consulted. दो कंडीशन, या तो हमारा रिक्रूटमेंट रूल, हमारा लेट डाउन डीपीसी रूल ये कहता हो कि आपको डीपीसी को जो है फाइनल करने से पहले कंसल्टेशन करना है यूपीएससी से, तब कीजिए। और नहीं तो जो डीपीसी हुई है, डीपीसी रिकमेंड करती है कि कमीशन शुड बी कंसल्टेड, तो इन दो कंडीशन में यूपीएससी से कंसल्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये पहला तो हो गया कंसल्टेशन विद यूपीएससी। दूसरा क्या है, अप्रूवल ऑफ एसीसी। फर्स्ट सेशन में ही हमने बताया था एसीसी स्टैंड्स फॉर अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। कुछ डीपीसी ऐसे होते हैं, जब हम मॉडल कैलेंडर ईयर की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने दिया था डीपीसी विद एसीसी, डीपीसी विदाउट एसीसी। सो विद एसीसी अगर है, किसी जॉइंट सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, अगर इनका प्रमोशन करना है तो इन लोगों का जब भी प्रमोशन होगा तो ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट से अप्रूवल लेकर के आता है। तो ऐसे केसेस में वेयर द पोस्ट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, द अप्रूवल ऑफ द एसीसी शुड आल्सो बी ऑब्टेन्ड। तो जहां कहीं भी एसीसी से अप्रूवल लेना आवश्यक हो, वहां पर recommendation of the DPC will be sent to ACC for approval, right? और क्या है साहब, procedure to be followed when the appointing authority does not agree with the recommendation of DPC। ऐसा भी हो सकता है। हम आपको पहले ही बताए जब भी रिकमेंडेशन आएगा डीपीसी का, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास आएगा, डिपार्टमेंट के पास आएगा, डिपार्टमेंट उस रिकमेंडेशन को स्टडी करेगी और डिपार्टमेंट को उसको अप्रूव करना है। जब कभी भी अप्रूवल की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन डिसअप्रूव आल्सो, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन मॉडिफाई इट आल्सो, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन रिटर्न इट आल्सो। सो इसलिए सिचुएशन ये है कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी डज नॉट एग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीपीसी के रिकमेंडेशन से एग्री नहीं करती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। देयर मे बी सर्टेन ओकेजन्स व्हेन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे फाइंड इट नेसेसरी टू डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन सच केसेस एज इंडिकेटेड बिलो। क्या प्रोसीजर होगा साहब, वेयर यूपीएससी इज एसोसिएटेड विद द डीपीसी, द रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी शुड बी ट्रीटेड एज रिकमेंडेशन ऑफ यूपीएससी। जहां कहीं भी डीपीसी में यूपीएससी के मेंबर भी हों, वैसे सिचुएशन में वेयर यूपीएससी इज एसोसिएटेड विद द डीपीसी, the recommendation of the DPC should be treated as recommendation of the UPSC। वैसे केस में जो DPC का रिकमेंडेशन होगा उसको that will be treated as recommendation of the UPSC itself, right? If it is so considered necessary by the appointing authority to vary or disagree with the recommendation of the DPC, the prescribed procedure for overruling the recommendation of the UPSC should be followed, not incorporated here। कहने का मतलब यह है
कि अगर आपके पास डीपीसी का ओन रूल रेगुलेशन हो जिसमें ये मेंशन किया गया हो कि अगर यूपीएससी से हम डिसएग्री होते हैं तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, दैट रूल नीड्स टू बी फॉलोड। ये एक्सेप्शनल केसेस है, जनरली ऐसा होता नहीं है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रिकमेंडेशन को सर आंखों पे रखा जाता है, उनकी रिकमेंडेशन से लेफ्ट राइट कोई करता नहीं। बट प्रोविजन है तो है, और प्रोविजन में ये दिया हुआ है कि अगर आप यूपीएससी के रिकमेंडेशन से, अगर आप डीपीसी के रिकमेंडेशन से जिसमें यूपीएससी का मेंबर भी है वेरी करते हैं, द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर ओवर रूलिंग द रिकमेंडेशन ऑफ यूपीएससी शुड बी फॉलो। और क्या है, द रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी ऑन विच यूपीएससी इज नॉट रिप्रेजेंटेड शुड बी डेल्ट। देखिए यहाँ पर दो चीज था, वेयर यूपीएससी इज एसोसिएटेड, एंड यहाँ पर क्या है, वेयर यूपीएससी इज नॉट एसोसिएटेड। जहाँ पर यूपीएससी एसोसिएटेड है वहाँ पे जो प्रेस्क्राइब्ड रूल रेगुलेशन है उसको ओवररूल करने का उसको फॉलो करेंगे, और जहाँ पे एसोसिएटेड नहीं है यूपीएससी, जहाँ पे डीपीसी में यूपीएससी के मेंबर होना आवश्यक नहीं है, वहाँ पे वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बीइंग लोअर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया does not agree with the recommendation of DPC, such appointing authority should indicate the reason for disagreeing and refer the entire matter to the DPC for reconsideration of its earlier recommendation. So पहला कंडीशन ये है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी शुड बी लोअर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गजेटेड ऑफिसर्स के जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। सो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स और ग्रुप सी और ग्रुप बी, इनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी पर लोअर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसएग्री होती है ऑन द डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ द डीपीसी, तो वो क्या करेंगे, दोबारा उस डीपीसी को रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं। एंटायर मैटर ऑफ टू द डीपीसी फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ इट्स अर्लियर रिकमेंडेशन, पुनर्विचार के लिए उस डीपीसी में भेजा जा सकता है। इन केस द डीपीसी रीइटरेट इट्स अर्लियर रिकमेंडेशन गिविंग ऑल्सो रीजन्स इन सपोर्ट देयरऑफ। अच्छा, इनको भेजना है तो उसके साथ रीजन भी मेंशन करना है कि भाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज डिसएग्री। उसके बाद से उस डीपीसी, वो जो डीपीसी रिकंसिडर करेगी, डीपीसी रिकंसिडर करने के बाद जो रिकमेंडेशन था उसी रिकमेंडेशन पर स्टिक हो गई विथ रीजन्स, देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस if the reasons adduced by the DPC are convincing. So अगर उनका रीजन जो है कन्विंसिंग लायक है तो उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बेसिस पे प्रमोशन ऑर्डर इशू करेगी। इफ दैट अथॉरिटी डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द डीपीसी, इट शैल सबमिट द पेपर्स टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी विद इट्स ओन रिकमेंडेशन। अगर फिर भी डीपीसी के रिकमेंडेशन से अपॉइंटिंग अथॉरिटी सहमत नहीं है तो हायर अथॉरिटी के पास अपने रिकमेंडेशन के साथ सबमिट करेगी। द डिसीजन ऑफ द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी शैल बी फाइनल। कहीं ना कहीं तो कंक्लूड करना है, जो डिसएग्रीमेंट है उसको कहीं ना कहीं एग्रीमेंट लेवल पे लाना है, तो इसलिए हायर अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा उसको फाइनल मान लिया जाएगा। वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां पर क्या थे, वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बीइंग लोअर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। The recommendation of the DPC should be submitted to the minister in charge of the department concerned for acceptance or otherwise of the recommendation. So ऐसे केसेस में मिनिस्टर इंचार्ज के पास डीपीसी के रिकमेंडेशन भेजे जाएंगे। इन केस द सर्कमस्टेंसेस do necessitate, the minister may refer the matter again to the DPC for reconsideration of its earlier recommendation. मिनिस्टर साहब को लगता है कि नहीं ये इसमें रिकंसिडरेशन करना चाहिए तो वो रिकंसिडरेशन के लिए डीपीसी को भेज सकते हैं।
if the DPC reiterates its earlier recommendations, giving also reasons in support thereof, the matter should be placed before the minister of his decision. अगर दोबारा DPC सेम रिकमेंडेशन को कॉपी पेस्ट करके विद रीजंस रिटर्न कर देती है तो मिनिस्टर साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा. द डिसीजन टेकन बाय द मिनिस्टर आइदर टू एक्सेप्ट और टू वेरी द रिकमेंडेशन ऑफ द DPC शैल बी फाइनल. सो यहाँ पर अब इनसे ऊपर कोई है नहीं. सो इसलिए यहाँ पर ये मिनिस्टर अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उस पर प्रमोशन ऑर्डर निकलेगा, और फिर भी अगर एक्सेप्ट नहीं करते दैट विल बी हिज फाइनल ऑर्डर. राइट. टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ DPC. DPC करने का एक मॉडल कैलेंडर है. मॉडल कैलेंडर फॉर ACC केसेस, मॉडल कैलेंडर फॉर नॉन ACC केसेस, मॉडल कैलेंडर है उसका. लेकिन टू टेक डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द DPC, उसके बारे में आपको यहां पर समझना है. DPC हो गई. DPC होने के बाद से जो डिसीजन आया है, जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन पर डिसीजन लेना है. कितने दिन में लेना है, कितने देर से लेना है, उसके बारे में आइए देख लेते हैं. इन केसेस एक्सेप्टिंग those which require the approval of appointing authority of the cabinet, the appointing authority should take a decision either to accept or disagree with the recommendation of the DPC within a time limit of 3 months. 3 महीने के भीतर, जी हाँ 3 महीने के भीतर आपको DPC अप्रूव करना है. मॉडल कैलेंडर ईयर में है. मॉडल कैलेंडर ईयर में विद ACC जो है 15 अगस्त तक हो जाता है. तो इन ऑल कंडीशन 31 दिसंबर तक दिया हुआ है कि 31 दिसंबर तक इसको अप्रूव करना है. वो जो 31 दिसंबर है दैट इंक्लूड्स 3 मंथ्स. सो 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द DPC मीटिंग और द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ UPSC अप्रूवल टू द पैनल वेयर सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. 3 महीने के भीतर आपको उनके रिकमेंडेशन पे एक्शन लेना है. Where the appointing authority proposes to disagree with the recommendation, the relevant papers should be submitted by the appointing authority to the next higher authority with its own recommendation by expiry of the period of 3 months. So rejection के केस में भी, disagree के केस में भी 3 month का टाइम है. In those cases in which the UPSC is associated with the DPC and the appointing authority proposes to disagree with the recommendation of the DPC, the case should be forwarded to the establishment officer in the department of DOPT for placing the matter before the appointment committee of the cabinet as soon as possible, and in any case not later than 3 months from the date of which the validity of the panel commences. 3 मंथ के भीतर ACC का अप्रूवल लेना चाहिए. In cases where the panel prepared by the DPC requires the approval of ACC, proposal therefore along with the recommendation of the minister in charge should be sent to the establishment officer before expiry of the same timeline of 3 months. So in all condition 3 month के भीतर इसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक्शन लेना है. DPC होने के 3 मंथ के भीतर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक्शन लेना है. राइट. Phrase vigilance clearance before actual promotion confirmation. A clearance from the vigilance section of the office department should also be obtained before making actual promotion or confirmation of officer approved by DPC to ensure that no discipline proceedings are pending against the officer concerned. DPC करने से पहले जब डोजियर भेजे जाते हैं तो उसके साथ भी विजिलेंस क्लियरेंस भेजा जाता है. जब DPC हो गया और अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास आ गया उसको अप्रूवल करने के लिए, उस समय भी विजिलेंस क्लियरेंस कराया जाता है. और जब प्रमोशन ऑर्डर इशू हो गया तो प्रमोशन देने से पहले तक भी
उसमें मेंशन रहता है कि द promoting agency should be responsible to see that there is no vigilance action pending with the officer. So वही चीज यहाँ पर है, a clearance from the vigilance section of the officer department should also be obtained before making actual promotion or confirmation of the officer approved by DPC to ensure that no disciplinary proceedings are pending against the officer concerned. ये इंश्योर करना है कि उस पार्टिकुलर ऑफिसर जिनको प्रमोट किया जा रहा है उनके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग नहीं है, रूल आउट कर रहा है ये. ऑर्डर इन विच प्रमोशंस टू बी मेड, ऑर्डर्स इन विच प्रमोशन टू बी मेड. Promotion of whatever duration should as far as possible be made in the order in which the names of the officer appear in the panel. Very important. पैनल बन गया है. देखिए ऐसा डीपीसी का हिसाब ये होता है कि वेल इन एडवांस में डीपीसी कर ली जाती है. 2024 में फॉर एग्जांपल 200 वैकेंसी बाय वर्च्यू ऑफ प्रमोशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, ABCD 200 वैकेंसी क्रिएट होती है 2024 में एंटिसिपेटेड. सो उस एंटिसिपेटेड वैकेंसी के अगेंस्ट में हम डीपीसी करेंगे 2023 में. 31 दिसंबर तक डीपीसी अप्रूव हो जाएगी. उसमें से कुछ वैकेंसी अगर पहले से ही 100 वैकेंसी है तो हम शुरू के 100 लोगों को प्रमोट कर देंगे. कुछ वैकेंसी अप्रैल में क्रिएट होती है, 10 वैकेंसी अप्रैल में क्रिएट होती है, प्लस 10 लोगों को हम अप्रैल में प्रमोट करेंगे. कुछ लोगों का जून में वैकेंसी क्रिएट होता है, प्लस 20 लोगों को हम जून में करेंगे. रूल ऐसा है कि जिस महीने में रिटायरमेंट लोग होते जा रहे हैं उस महीने में इस पैनल से लोगों को प्रायोरिटी वाइज निकाल करके जो ऊपर में है उनको पहले देना है, जो सीरियल नंबर में नीचे है उनको बाद में देना है. रूल ये है. लेकिन होता क्या है, हम तो 5 वर्षीय योजना 10 वर्षीय योजना चला रहे हैं, पीछे से ही इतनी वैकेंसी पड़ी है कि आगे की कौन सोचता है. और इसलिए जब भी डीपीसी होती है तो एट ए टाइम सबको उठा करके प्रमोट कर देते. क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिव नहीं है, वो रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है. वैकेंसी उसकी रेट्रोस्पेक्टिव है, तो इसलिए सबको एक साथ किया जाता है. एक साथ करते समय भी सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है, उस सीनियरिटी का जो सीनियरिटी में पैनल बना हुआ है. Exception to this rule may be necessary where a large number of vacancies are to be within a comparatively short period or it's convenient and desirable to make posting with due regard to the location and experience of the officer concerned and where short-term vacancies have to be filled on local or ad hoc basis. So, इनका exception दे सकते हैं. If a person's name is included in the panel for promotion to the higher post, to which appointment can be made by a promotion as well as direct recruitment, and also in the panel for direct recruitment to the said higher post, he should be appointed as a direct recruit or as a promotee having regard to the fact whether his turn for appointment comes earlier for the direct recruitment list or from the promotion list as the case may be. कुछ सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं, रेयर सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं जहां पे जो फीडर कैडर होगा वो बाई प्रमोशन भी हो सकता है और बाई अपॉइंटमेंट भी हो सकता है. जैसे कि डीडी का प्रमोशन बाई प्रमोशन एडी टू डीडी बनते हैं और बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होते हैं. तो कोई ऐसे कैंडिडेट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी पास कर चुके हैं और डीपीसी ने भी उनको रिकमेंड किया है प्रमोशन के लिए, ऐसा कोई एडी जो डीडी का एग्जाम पास कर लिया हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और नहीं तो बाय वर्च्यू ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस उनका सीनियरिटी आ गई है और उनको डीपीसी ने डीडी पोस्ट के लिए रिकमेंड किया हो, तो उनको डायरेक्ट रिक्रूट ही करेंगे या प्रमोट करेंगे. इसमें जो मेंशन किया हुआ है, वेदर हिज टर्न फॉर अपॉइंटमेंट कम्स अर्लियर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू पहले इशू होता है या प्रमोशन ऑर्डर पहले इशू होता है, जो पहले इशू होता है वो उनको दे दिया जाएगा, उनकी सीनियरिटी लूज नहीं की जाएगी. राइट. प्रमोशन ऑफ ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन, फॉरेन सर्विस, स्टडी लीव.
if the panel contains the name of officer who has gone on deputation or on foreign service in the public interest, ध्यान देना है, in the public interest यहां पर है, ये 2 में दिया है, in response to advertisement, दोनों अलग अलग है। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऑफिसर डिपुटेशन पे गए हैं, फॉरेन सर्विस में गए हैं, लीव पे गए हैं, provision should be made for his regaining the temporary lost seniority in the higher grade on his return to the cadre. Therefore, such an officer need not be reconsidered by press. So ऐसे में क्या है, वो डेपुटेशन पे गए कुछ पीरियड के लिए, जैसे वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में आते हैं, जिस सीनियरिटी लिस्ट में जैसा जो था उसी तरीके से उनको प्रमोट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो लौट नहीं पाए, सेकेंड टाइम उनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम के कंसीडरेशन में ही उनका हो जाएगा, फ्रेश उनको डीपीसी करने की जरूरत नहीं है, राइट। सेम ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू ऑफिसर इंक्लूडेड इन द पैनल हु कुड हैव बीन प्रमोटेड विद इन द करेंसी ऑफ पैनल बट फॉर बीइंग फॉर अवे ऑन डेपुटेशन, ठीक है जी। सो उनको प्रमोशन कब करेंगे, ऑन हिज रिटर्न टू द कैडर करेंगे। नेक्स्ट, इन केस द ऑफिसर इज सर्विंग ऑन एन एक्स कैडर पोस्ट ऑन हिज ओन वोल्यूशन बाय अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकलता है ना, ही शुड बी required to revert to his parent cadre immediately when due for promotion. इनको क्या है, इमीडिएटली वापस आने की जरूरत नहीं है, ये जब वापस आएंगे इनको प्रमोशन दे दिया जाएगा उसी सीनियरिटी लिस्ट के अनुसार। और जब एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में ओन वोल्यूशन से गए हैं, वैसे में जैसे उनको प्रमोशन ऑर्डर इशू होता है, इमीडिएटली ही हैज टू रश बैक टू हिज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन to get the promotion. On his reverting to the parent cadre after a period of 2 years, he will have no claim for promotion to the higher grade on the basis of the panel. 2 वर्ष तक उनका पैनल उनका इंतजार करेगी, आप आ जाइए वापस और प्रमोशन ले लीजिए। अगर 2 वर्ष भी आप नहीं आते हैं तो फिर आपका प्रमोशन का वो पैनल तो खत्म हो गया, राइट। Validity of panel in case of those who are on long leave. Long leave कब होता है, स्टडी लीव हो सकता है, मैटरनिटी लीव हो सकता है, CCL हो सकता है। So if on the basis of empanelment for promotion against vacancy arising in a vacancy year, a promotion order contains name of a person who is on sanctioned leave, a copy of the same should be endorsed to the officer at his leave address by registered speed post, along with necessary advice about the authority to whom he is to report for assuming charge of the higher post. So sanctioned leave पे हैं, तो ऐसे में अगर प्रमोशन ऑर्डर इशू होता है तो प्रमोशन ऑर्डर की एक कॉपी उस ऑफिसर के रेसिडेंशियल एड्रेस पे विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस उनको भेजा जाएगा कि आप इस पोस्ट पे थे, आपको प्रमोट करके इस पोस्ट पे कर दिया गया है, आप सो ऑफिसर को इमीडिएटली रिपोर्ट करें ऑन द हायर पोस्ट। इफ द ऑफिसर assumes charge of the higher promotional post by curtailing leave within the currency of the current vacancy year for which the panel is prepared, or within 6 months from the date of the promotion order, or before the last person born on the panel is offered promotion without being required to be reassessed by a fresh DPC, whichever is later, the officer will not be required to be considered a fresh. So क्या है, उस पैनल के वैलिडिटी, उस पैनल के वैलिडिटी कब तक होती है, जब तक कोई नया फ्रेश पैनल न बन जाए। तो उस वैलिडिटी पीरियड में या 6 मंथ के भीतर, या उस पैनल में से लास्ट पर्सन जो है वो प्रमोट हो जाता है, उससे पहले कभी भी आकर के आप अपना प्रमोशन ले लीजिए। डेट फ्रॉम विच प्रमोशन आर टू बी ट्रीटेड एज रेगुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस डेट से प्रमोशन को ट्रीट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। द जनरल प्रिंसिपल इज दैट the promotion of officers included in the panel would be
regular from the date of validity of the panel or the date of their actual promotion, whichever is later. So क्या है प्रमोशन का हिसाब? जनरल प्रिंसिपल इज दैट द प्रमोशन ऑफिसर्स इंक्लूडेड इन द पैनल वुड बी रेगुलर फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ द पैनल, जिस दिन से पैनल बनता है, और डेट ऑफ देयर एक्चुअल प्रमोशन विच एवर इज लेटर. तो लेटर क्या होगा? लेटर तो यही होगा एक्चुअल प्रमोशन. जिस दिन एक्चुअल प्रमोशन होता है उसी दिन से उनको रेगुलर काउंट किया जाएगा. विच एवर इज लेटर लिखा है, अगर विच एवर इज अर्लियर होता तो जिस दिन डीपीसी हुआ उसी दिन से उनका प्रमोशन हो जाता. लेकिन रेगुलर उनको कब काउंट किया जाएगा? या तो उस डेट से, और नहीं तो जिस दिन उनका प्रमोशन होता है. विच एवर इज लेटर. In cases where the recommendation for promotion are made by the DPC presided by a member of UPSC and such recommendation do not require to be approved by the commission, the date of commission's letter forwarding fair copy of the minutes duly signed by the chairman of the DPC or the date of the actual promotion of the officer whichever is later. ये पूरा सेंटेंस उसी से रिलेटेड है. चाहे जिस दिन डीपीसी हेल्ड हुई हो, अगर डीपीसी 2-3 दिन में हेल्ड हुई हो तो लास्ट डेट ऑफ द डीपीसी, चाहे उसको कम्युनिकेशन किया गया तो जिस दिन चेयरमैन ने साइन किया है दैट, और द डेट ऑफ देयर एक्चुअल प्रमोशन विच एवर इज लेटर ही लगा हुआ है. सो इसका मतलब ये हुआ है कि बिना सोचे समझे विच एवर इज लेटर इज अप्लीकेबल. जिस दिन आप प्रमोशन लेते हैं उस दिन से आपका रेगुलर प्रमोशन ट्रीट किया जाएगा. Appointments to post falling within the purview of ACC can, however, be treated as regular only from the date of approval of ACC or actual promotion, whichever is later, except in particular cases where the ACC approves appointment from some other date. So clearly यहाँ पर भी मेंशन है, चाहे ACC से भी अप्रूवल हो, वहाँ पर भी एक्चुअल प्रमोशन whichever is later ही है. जो भी बाद वाला हो वही इफेक्टिव रहेगा. रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन. सो रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन रिफ्यूज भी लोग करते हैं क्या? हाँ जी करते हैं. बहुत लोग ऐसे हैं अपने कन्वेनियंस के अनुसार रिफ्यूज करते हैं. कई बार प्रमोशन इज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर, प्रमोशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड so on so reasons. So when a government employee does not want to accept a promotion which is offered to him, he may make a written request that he may not be promoted, and the request will be considered by the appointing authority taking relevant aspects into consideration. So जिस किसी भी सज्जन को, जिस किसी भी जेंटलमैन ऑफिसर्स को प्रमोशन नहीं लेना है, जो प्रमोशन आया उसको डिक्लाइन करना है, ऐसे अफसर्स को क्या करना पड़ेगा? जब प्रमोशन आएगा तो उसके बाद से रिटन रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा. रिटन रिक्वेस्ट विद रीजन डालना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ सो कंपेलिंग रीजंस आई एम नॉट एबल टू टेक द प्रमोशन. ऐसा परमिशन उनको डालना पड़ेगा. If the reason adduced for the refusal of promotion are accepted to the appointing authority, the next person in the select list may be promoted. So जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, रिफ्यूज कर देते हैं, तो अगर रिफ्यूज कर देते हैं तो पैनल तो लंबा होता है, पैनल तो ज़्यादा लोगों का बनता है. तो अगर ज़्यादा लोगों का पैनल बनता है तो जो रिफ्यूज कर देते हैं उनको उस लिस्ट से बाहर कर दीजिए. और नीचे जो हैं सेलेक्ट लिस्ट में, जो नीचे हैं, द नेक्स्ट पर्सन इन द सेलेक्ट लिस्ट मे बी प्रोमोटेड. उनके बाद वाले जो सेलेक्ट लिस्ट में है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा. हाउएवर, सिंस इट मे नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉसिबल और डिजायरेबल टू ऑफर अपॉइंटमेंट टू द पर्सन हु इनिशियली रिफ्यूज प्रमोशन ऑन एवरी ओकेजन ऑन विच अ वैकेंसी अराइजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ validity of the panel, no fresh offer of appointment or promotion shall be made in such a case for a period of 1 year from the date of refusal of his first promotion. So क्या है सिचुएशन? ये अराइज हो रहा है कि जब भी वैकेंसी अराइज होगी उस पैनल के अनुसार उनको ऑफर किया जाएगा
वो रिफ्यूज करेंगे और उनके नेक्स्ट वाले को दिया जाएगा। अगर हर महीने वैकेंसी अराइज होती है तो हर महीने उनसे परमिशन लेना पड़ेगा क्या? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, जिस दिन उन्होंने रिफ्यूज किया है उस दिन से 1 ईयर तक उनको प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। 1 ईयर तक और टिल नेक्स्ट वैकेंसी अराइजेस विच एवर इज लेटर। सो या तो 1 ईयर तक और नहीं तो टिल नेक्स्ट वैकेंसी अराइजेस, मतलब नेक्स्ट पैनल बनता हो, तब तक उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा जिन्होंने रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन किया है। ऑन द इवेंचुअल प्रमोशन टू द हायर ग्रेड सच गवर्नमेंट सर्वेंट विल लूज सीनियरिटी vis-a-vis his juniors promoted to the higher grade earlier, irrespective of the fact whether the post in question are filled by selection or otherwise. So refusal आपने किया है, आपके रिफ्यूजल के चलते आपके सीनियर को प्रमोट किया गया है, इसलिए आपकी सीनियरिटी लूज होगी। लेटर ऑन आप अपना पे एक्चुअलाइजेशन के लिए भी, आप पे अपग्रेडेशन के लिए भी, स्टेपिंग अप के लिए भी यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज you have refused your own promotion, right? The above mentioned policy will not apply where ad hoc promotion against short term vacancy are refused. So ये जो सीनियरिटी वाला जो रूल है ये एड हॉक प्रमोशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, राइट? वैलिडिटी पीरियड ऑफ द पैनल की वैलिडिटी पीरियड क्या है साहब? The panel for promotion drawn up by the DPC for selection post would normally be valid for 1 year. So generally जो पैनल बना है DPC के द्वारा, जिसको अप्रूव किया है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने, that will be valid for 1 year. It should cease to be enforced on the expiry of the period of 1 year and 6 months or when a fresh panel is prepared, whichever is earlier. So 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, 1 ईयर एंड 6 मंथ के लिए भी है। अदरवाइज फ्रेश पैनल जब भी फ्रेश पैनल प्रिपेयर हो जाएगा तो जो प्रीवियस पैनल है वो अपने आप ही उसकी वैलिडिटी समाप्त, राइट? द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वैलिडिटी ऑफ पैनल वुड बी डेट ऑन विच डीपीसी मीट्स। जिस दिन डीपीसी मिलती है उस दिन से उनकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है। इन केस द डीपीसी मीट्स ऑन मोर देन 1 डे, द लास्ट डेट ऑफ द मीटिंग वुड बी द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द पैनल। सो अगर एक से ज़्यादा मीटिंग होती है, एक से ज़्यादा ओकेजन पर डेज पे मीटिंग होती है, तो जो लास्ट डे की मीटिंग हुई है उस दिन से वैलिडिटी 1 ईयर शुरू होगा। इन केस द पैनल रिक्वायर्स partially or wholly the approval of the commission, the date of validity of panel would be date of commission's letter communicating is their approval to the panel. It is important to ensure that the commission's approval to the panel is obtained where necessary with the least possible delay. बिना किसी डिले का उनका अप्रूवल लेना है। रिव्यू ऑफ पैनल, the select list should be periodically reviewed. The select list should be periodically reviewed. The names of those officers who have already been promoted and continue to officiate should be removed from the list. अरे जितने लोगों का प्रमोशन हो गया, 200 लोगों का पैनल बना था, उसमें से 150 लोगों का प्रमोशन हो गया तो उनका उस पैनल से निकालिए उनको, अब बाकी 50 लोग बच गए हैं, उनको प्रमोट करना है। Should be removed from the list and rest of the names if they are still within the consideration zone, along with others who may now be included in the field of choice, should be considered for the select list for the subsequent period. So इस तरीके से जो आपका पैनल है, चूंकि आपका पैनल प्रोस्पेक्टिव बन रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए बन रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बन रहा है। ये रूल उन डिपार्टमेंट के लिए नहीं है जहाँ पे 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजनाएं चलती है, एक डीपीसी करते करते 5 साल 10 साल लग जाते हैं। ये उनके लिए है जो ईयरली डीपीसी करते हैं, एनुअल डीपीसी करते हैं, फोरकास्ट करते हुए डीपीसी करते हैं, तो उनके लिए रिव्यू ऑफ पैनल का चांस बनता है। जो लोग डीपीसी ही नहीं करते उनको रिव्यू ऑफ पैनल का चांस कहाँ से बनेगा? तो इस तरीके से
हमने बड़े ही शॉर्ट से और बड़े ही बारीकी से हमने गाइडलाइन देखे। क्या क्या? प्रोसेसिंग ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी। प्रोसेसिंग कब करना है? प्रोसेसिंग ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी जो होता है, डीपीसी के जो मिनट्स आ गए हैं, डीपीसी के जो मिनट्स आ गए हैं उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी अप्रूव करती है। जब अप्रूवल की बात आती है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे डिसएग्री ऑल्सो। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी एग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ द डीपीसी, इट विल बी अप्रूव्ड। If appointing authority disagree with the recommendations of the DPC, that DPC may be sent back to the same DPC for reconsideration. अगर दोबारा वो फिर से कंसीडर करके और उसी को भेज देते हैं तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी पास करेगी, नहीं तो अपने से हायर फॉर्मेशन के पास, हायर अफसर के पास भेजेगी और जो उनका डिसीजन होगा वही बाइंडिंग होगा। जब अप्रूवल बाय एसीसी होता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होता है, तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल हो जाएगा, वो बाइंडिंग हो जाएगा। टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डीपीसी। सो इसका टाइम लिमिट 3 मंथ है। 3 मंथ के भीतर आपको डिसीजन लेना है। फ्रेश विजिलेंस क्लियरेंस लिया जाता है प्रमोशन ऑर्डर इशू करने से पहले, और ऑर्डर इन विच प्रमोशन टू बी मेड को ऐसे करते हैं कि जिस पैनल से जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर के अनुसार ही प्रमोशन को इशू किया जाता है। जो ऑफिसर्स डेपुटेशन पे है, फॉरेन सर्विस पे है, स्टडी लीव पे है और पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उनको क्या करेंगे, वो उसी सीनियरिटी लिस्ट में मेंटेन रहेंगे। जब आएंगे ही विल रीगेन हिज पोजीशन। जो ऑफिसर एट देयर ओन वोल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट बाहर गए हैं, उनको जितना जल्दी हो सके आकर के अपना प्रमोशन ले लेना चाहिए। जो लॉन्ग लीव पे हैं, सैंक्शनड लॉन्ग लीव पे हैं, उनको प्रमोशन का ऑर्डर का एक कॉपी उनके रेसिडेंस एड्रेस पे भेजा जाता है और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप सोनसो ऑफिस में सोनसो ऑफिसर के पास जा करके अपना प्रोमोटेड पोस्ट जो है उसको टेक ओवर कीजिए, उसका चार्ज लीजिए, राइट। जहां तक बात रही कि प्रमोशन को रेगुलर किस दिन से मानेंगे, तो कंडीशन तो बहुत दिए हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन से आपका प्रमोशन होता है, एक्चुअल प्रमोशन, जिस दिन से एक्चुअल प्रमोशन होता है उस दिन से आपको रेगुलर माना जाएगा। कुछ लोग रिफ्यूज भी करते हैं क्या? हाँ जी, रिफ्यूज करते हैं। तो जो रिफ्यूज करेंगे प्रमोशन का, उनको 1 ईयर के लिए रिलीगेट कर दिया जाएगा और उनसे नीचे वाला जो ऑफिसर होगा उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये रूल एडहॉक के लिए लागू नहीं होता। वैलिडिटी पीरियड ऑफ द पैनल जो होता है, पैनल नॉर्मली 1 ईयर के लिए वैलिड है, या फ्रेश पैनल नहीं बनता तब तक के लिए वैलिड है। पैनल जो है इसको रिव्यू करते रहेंगे। जो लोग प्रमोट हो गए उनको उस लिस्ट में से निकाल देंगे और जो नहीं प्रमोट हुए हैं उनको कंसीडर करेंगे प्रमोशन के लिए, राइट। आज का नीति श्लोक। क्रोधः प्रीतिम प्रणाशयति मानो विनय नाशनः, माया मित्राणि नाशयति लोभः सर्व विनाशनः। बहुत आसान है। क्रोधः प्रीति प्रणाशयन्ति मानो विनय नाशनः, माया मित्राणि नश्यन्ति लोभः सर्व विनाशनम। अर्थात एंगर, जिसको क्रोध कहते हैं, क्रोधाग्नि कहते हैं। एंगर डिस्ट्रॉयज लव, प्राइड डिस्ट्रॉयज मॉडेस्टी, hypocrisy destroys friendship, while awareness destroys everything. ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है। क्रोध इतना विनाशक होता है कि जो क्रोध है, इसके शब्दार्थ पर हम जाएंगे तो इस क्रोध जो है, क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है, अभिमान विनय को नष्ट कर देता है, पाखंड मित्रता को नष्ट कर देता है, जबकि लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है।
इसलिए हमें जो सज्जन पुरुष होंगे, जो विवेकशील होंगे, उनको क्रोध से, अभिमान से, पाखंड से, लालच से दूर रहना पड़ेगा। क्यों दूर रहना पड़ेगा? क्योंकि क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है, अभिमान विनय को नष्ट कर देता है, पाखंड मित्रता को नष्ट कर देता है, जबकि लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। राइट? आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए मोटिवेशनल श्लोकाज के साथ और कुछ अप टू डेट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहिए अपने चैनल SGKG के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।